वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जीओसी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं जीओसी, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे इसमें, तो वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग को देखना है रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस एंड इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज इट? So whenever a molecule can be represented by two or more structures that differ from one another in the arrangement of electron, whereas atomic nuclei are in the fixed position, they are known as the resonating structure। मतलब कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसको दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में, जबकि उसका जो न्यूक्लियस है, जो भी एटम है उस मॉलिक्यूल में, वो फिक्स्ड होता है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज़ द हाइब्रिड ऑफ द ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल होता है वो इन सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन से बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, सो ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द हाइब्रिड। हाइब्रिड मॉलिक्यूल में सभी के सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में। ओके, सो नेक्स्ट इज द मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड रेजोनेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा उस हाइब्रिड में। So resonance is more important when the contributing structures are equivalent। मतलब कि वो equivalent structure होगा जो अपने हाइब्रिड से लगभग इक्विवेलेंटली वो मैच करता हो। ओके, तो उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा उस हाइब्रिड में। उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, सो केकुले was a scientist who described the structures of benzene। So in this video we will also see some basic property and some nature of the benzene। So Kekulé structures having more contribution in hybrid than the Dewar form। Dewar was also a scientist who has described the structure of different structures of the benzene। Okay, so in these two scientists is given the structures of the benzene, so in these structures only the Kekulé structures having the more equivalent। So Kekulé structures is very important। Okay, and their stability is also very high in comparison to Dewar structure। Okay, so this is the Kekulé structure and this is the Dewar form। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सबको पता होता है, लेकिन दीवार फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होता है या कम लोग जानते हैं। तो एग्ज़ाम में इस दीवार फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि बोला जाता है कि इनमें से कौन किसका है, मतलब कौन केकुले है, कौन हमारा दीवार फॉर्म है। ओके, सो नाउ वी विल सी द benzene, about the benzene। So resonance structure are imaginary and separated by the double headed arrow। resonance structure जो भी होता है वो imaginary होता है, that is not actual। actual में जो हमारा होता है वो hybrid होता है। इन सारे structures का contribution से वो बनता है। ओके, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम ये डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस विल रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर्स इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, सो नाउ बेंजीन को फिन भी बोलते हैं लैटिन वर्ड में। सो C6H6 वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द फैराडे इन 1825। फैराडे ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था। कहाँ से किया था? फ्रॉम द सिलेंडर्स ऑफ कंप्रेस्ड इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेटिंग मतलब होता है कि लाइट इम्यूनेटिंग होता है कि जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसके जो कंप्रेस्ड इल्यूमिनेटिंग गैस थी उसके सिलेंडर से, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पैरोलिसिस ऑफ द व्हेल ऑयल।
वेल फिश जो होता है उसको जलाने के बाद वहाँ से जो पायरोलिसिस करके उसके तेल को वहाँ से जो गैस निकलती थी वो इल्यूमिनेटिंग गैस होती थी, जिसको कंप्रेस्ड करके उस सिलेंडर से इन्होंने बेंजीन के आइसोलेट किया था। बेंजीन को किसने? फैराडे ने। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स obviously it will be benzene. Further, it was shown that when aromatic compound were subjected to various method of treatment, they often produce benzene or derivative of benzene. मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारा सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें एटलीस्ट 6 कार्बन के एटम तो होते ही हैं, 6 कार्बन मिनिमम होता है। मतलब कि ये 6 कार्बन मिनिमम है, 6 से नीचे होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेंगे। ठीक है। फर्दर जब उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम ट्रीटमेंट करते हैं, फर्दर डिफरेंट वेरियस मेथड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ऑफनली जो रिजल्ट देता है हमको, या तो वो बेंजीन देता है या फिर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के फॉर्म में वो अपना प्रोडक्ट को उस ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, सो इट बिकेम इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट एरोमेटिक कंपाउंड वर रिलेटेड टू द बेंजीन। ये हमको शो करता है कि एरोमेटिक कंपाउंड कहीं ना कहीं बेंजीन से रिलेटेड होता है। ओके, सो दिस लीड टू द रिजर्विंग द टर्म एरोमेटिक फॉर बेंजीन। और यही क्या करता है? लीड करता है आगे की टर्म एरोमेटिक जो टर्म है वो बेंजीन के लिए ही रिजर्व कर दिया जाता है। ओके, एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के लिए भी। सो दस एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जनरली उसको बेंजीनॉइड कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बेंजीन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय बर्थलॉट ने 1870 में पहली बार बेंजीन को सिंथेसाइज किया था। कैसे किया था? बाय पासिंग द एसिटिलीन गैस थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, ये हमारा एसिटिलीन है C2H2, और जब इसको रेड हॉट ट्यूब में पास किया था तो हमको ये बेंजीन मिलता है। ठीक है, और कुछ अदर एडिशन प्रोडक्ट भी मिलते हैं हमको, साइक्लोब्यूटेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा, तो अदर प्रोडक्ट भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? बेंजीन मिलता है रेड हॉट ट्यूब में, जैसे हम एसिटिलीन गैस को पास करते हैं। ओके, so next is the benzene may be prepared in laboratory by many methods, most of which depends on the decarboxylation of aromatic acids। ठीक है, तो लेबोरेटरी में हम बेंजीन को ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक एसिड्स होते हैं उनका हम डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें। फॉर एग्जाम्पल, बाय हीटिंग द बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड विथ कैल्शियम ऑक्साइड विल गिव द बेंजीन। For example, one is here benzoic acid. When it will treated with the calcium oxide, then it will result the benzene. Another way, when phthalic acid is treated with the calcium oxide, it will result to the benzene. तो ये इस मेथड से हम क्या करते हैं? इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको? बेंजीन को। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन विच वी हैव टू सी। सो व्हाट इज इट? बेंजीन इज़ अ कलरलेस लिक्विड। बेंजीन क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद अ पिक्यूलियर स्मेल, इसमें स्मेल होता है और इट इज़ इनफ्लेमेबल, बर्निंग विद स्मोकी फ्लेम। और यही हमारा क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इट विल बर्न विद फ्यूम्स। ओके, स्मोकी फ्लेम निकलता है जिसके और जलने के साथ इसमें, तो यही हमारा क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर द फैट, रेजिन, सल्फर, आयोडीन एट्सेट्रा एंड यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग। तो एक गुड सॉल्वेंट जो होता है किसके लिए होता है? फैट के लिए, रेजिन्स के लिए, सल्फर के लिए, आयोडीन के लिए, और इसका इस्तेमाल भी हम ड्राई क्लीनिंग में कर सकते हैं और होता भी है। ओके, बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल होता है। इट इज़ वेरी स्लोली अटैक्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ द क्रोमिक एसिड और एसिड परमैंगनेट टू फॉर्म द CO2। मतलब कि ये इतना स्टेबल होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट एसिड जो दिया हुआ है, वो भी उसको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो डिग्रेडेशन करते हैं, स्लो अटैक करते हैं, ताकि बेंजीन को हम CO2 में
कंज्यूम कर सकें, CO2 में रिलीज़ कर सकें, CO2 बनाने में। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल क्रोमिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी इस पे बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बेंजीन हमारा एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो देखते हैं रेजोनेंस के, अब बैक टू रेजोनेंस। सो व्हाट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या होता है? Difference in the energy between the hybrid or and more stable contributing structure is known as the resonance energy, or you can say that resonance energy is the difference between the theoretical and experimental heat of hydrogenation। ठीक है, तो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी को? दो तरीके से। एक होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड, resonance energy is the difference between the theoretical heat of hydrogenation and experimental heat of hydrogenation। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इसके पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिफाइन किया है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देखें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। मैं थॉरली उसको बता देता हूँ। जब किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजनेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो वही होता है, तो वहाँ पे थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल गिव यू द रेजोनेंस एनर्जी। सो हियर इज द फॉर्मूला, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस experimental heat of hydrogenation. So there is a one question, let's solve it. So heat of hydrogenation of benzene to cyclohexane is 51 kilocalorie per mole। बेंजीन से हेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 51 किलो कैलोरी पर मोल है। दिस इज माय एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, वेयर एज heat of hydrogenation of cyclohexene is 29 kilocalorie per mole। So what is the resonance energy? क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा है व्हाट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी। तो हमको बेंजीन का जो हम करते हैं यहाँ पे तो 51 किलो कैलोरी, दिस विल बी द एक्सपेरिमेंटल। साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजनेशन करते हैं साइक्लोहेक्सेन में, तो यहाँ पे 29 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो बेंजीन का हमको रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? एक्चुअली बेंजीन का जो हाइड्रोजनेशन करते हैं, बेंजीन में 3 बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जो कि ये तीनों दिख रहे हैं। तो इन 3 को हाइड्रोजनेट करने में जो एनर्जी लगती है एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ 51 किलो कैलोरी पर मोल। साइक्लोहेक्सेन में एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में 29 किलो कैलोरी पर मोल लग रहा है। तो बेंजीन में हमको टोटल कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 3 को रेजोनेट करने के लिए कितना होगा? 29 इंटू 3, हियर इट इज़, इट विल बी 87 किलो कैलोरी पर मोल। एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल वाज 51 किलो कैलोरी। सो इन एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज़ 36 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का अगर दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या? उसका रेजोनेंस एनर्जी। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटल हमको दिया ही होगा, तो उस तरह से हम वो फार्मूला अप्लाई करके रेजोनेंस एनर्जी को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल सी द कंडीशंस ऑफ resonance are conditions for the resonance when a compound show the resonance। okay, so first point is whenever a positive charge या negative charge or pi electron or odd electron lone pair vacant d or p orbital in conjugation with the multiple bond then resonance structure may be drawn। ओके, क्या कह रहा है? मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो, वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल हो, तो वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। ठीक है, फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल द एटम्स शुड बी लाई इन वन प्लेन, दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, unshared pair of electron
सो दैट गिव राइज टू द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बनते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, कैसे कैसे होते हैं, प्लस आर माइनस आर। ओके, तो ये एक्चुअली ग्रुप के लिए होता है कि कौन कौन से ग्रुप लगे होते हैं, वो प्लस आर होता है माइनस आर होता है। सो प्लस आर इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, वेयर एज माइनस आर इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। उसमें है प्लस आर से इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है और माइनस आर से इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है या विड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे हमने फिनॉल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का अल्टरनेट पे हमारे पास दो लोन पेयर है। इट मीन्स इट इज़ फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशंस और क्राइटेरियन फॉर द रेजोनेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी प्लेनर। हियर बेंजीन रिंग इज इन प्लेन and oxygen also in plane, so here will be the resonance and we will write the different resonating structures. Here is 4 another resonating structure, total 5 resonating structure here. So electron of the lone pair of the oxygen will go to this bond and this pi bond will go as a negative charge as another lone pair at the carbon in the benzene एट द बेंजीन रिंग। ओके, सो इस तरह से ये बॉन्ड का, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फाइनली ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस चला जाता है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपने कंडीशंस को फॉलो करके। तो ये हमारा प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो रेजोनेंस में है वो रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनदर वन इज माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, कहाँ से, रिंग में से। रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है। हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, दिस बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा तो यहाँ पे आता है कार्बन पे प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए बेंजीन रिंग से एक बॉन्ड घूम के इस कार्बन पे जाती है तो इस प्लस चार्ज को रिड्यूस कर देता है। इस प्लस चार्ज को रिड्यूस कर दिया, लेकिन प्लस चार्ज आ जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब इस प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे रिंग के ऊपर और फाइनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते करते फाइनली अपने एक डिफरेंट जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो हाइब्रिड, इन दोनों को मिला के हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ऑल द बॉन्ड्स, 3 pi bonds which is present in the benzene ring are rotating, maybe it can reside any place along with the any other sigma bond। तो हम वहाँ पे बेंजीन रिंग को इस तरह से अंदर एक सर्किल के फॉर्म में दे देते हैं, या फिर इसको हम डॉटेड ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम इसको दिखा सकते हैं और ये हमारा होता है माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में से कम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ की पॉइंट है रेजोनेंस से रिलेटेड। सो इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, नॉट एनी एटम। ओके, ये पॉइंट था, उसमें कंडीशन थी, वहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होगा, किसी एटम का नहीं होगा, किसी सिग्मा बॉन्ड का नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम। जितने भी लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है और पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब के सब उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो 4-5 बन रहे हैं उन सब के सब में बराबर होगा। किसी में कम बेसी हुआ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ये किसी भी रिएजेंट के लगने जाने से कम या ख़त्म नहीं होता या बढ़ नहीं जाता। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है कि हमेशा ये रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑल द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट कन्फर्म टू लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर मतलब कि वहाँ पे उसके ऑक्टेट भी कंप्लीट होने चाहिए।
तो और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो लूज स्ट्रक्चर जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रेजोनेंस स्टेबिलिटी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होता है? जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसकी क्या स्टेबिलिटी है, कैसे वो स्टेबल होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द नॉन पोलर इज़ मोर स्टेबल दैन द डाईपोलर। मतलब कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज है दैट विल बी मोर स्टेबल दैन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग द चार्ज। तो वहाँ पे हम विदाउट चार्ज को प्रेफर करते हैं, ना कि चार्ज वन, ठीक है। डाईपोल हो या मोनोपोल हो, पोलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो नॉन पोलर इज़ मोर स्टेबल दैन द डाईपोलर, ठीक है। रेजोनेंस शुड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच ऑल द एटम हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबल दैन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो चार्ज जनरेट होते हैं तो उनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा, इसी में कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे एक चार्ज जनरेट होता है और उसी चार्ज को हम क्या करते हैं, पूरे एटम के ऊपर जितने भी हमारे उसमें मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस सेपरेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वही पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबल दैन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे पॉइंट में हमने बोला जो उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था ओवरऑल द मॉलिक्यूल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, फिनॉल जिसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। यहाँ पे चार्ज को सेपरेट किया जा रहा है क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे जा रहा है, एक प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जनरली चार्ज का सेपरेशन करते हैं कम, और उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए लेस स्टेबल होगा। हियर द सेपरेशन ऑफ चार्ज ऑकर्स। हम अगर फिनॉक्साइड आयन लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक चार्ज है, ओनली निगेटिव चार्ज, एयर हियर प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है तो हम इस चार्ज को क्या करते हैं, इस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस ऑक्सीजन से निकल के ये कार्बन पे जाता है, यहाँ से फिर ये इस कार्बन पे जाएगा, दूसरी अगले रेजोनेंस में यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये फिर ऑक्सीजन के ऊपर पहुँच जाता है। सो इट विल बी द मोर स्टेबल बिकॉज देयर इज डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑकर्स। सो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन द फिनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, जबकि फिनॉल में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्टेबल दैन द सेपरेशन। ओके, सो फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज द रेजोनेंस और द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल बिकॉज इन कॉन्जुगेशन बेस ऑफ फिनॉल डिस्पर्सन ऑफ चार्ज ऑकर्स। मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है वहाँ पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच लाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम ऑफ हाई एनर्जी आर लेस स्टेबल। मतलब क्या हुआ, किसी मॉलिक्यूल में सिमिलर चार्ज हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर वो एडजेसेंट एटम पे अगल बगल बैठे हुए हैं तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा। सो मॉलिक्यूल विल बी द अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे NH3+ जोड़ दिया, अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। रिपल्सन शुरू होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे घट जाती है। तो यही पॉइंट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच लाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम ऑफ हाई एनर्जी आर लेस स्टेबल। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आसानी से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसमें सेम चार्ज सेम एटम पे हो,
तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन द फिनॉल। एसिटिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो बिकॉज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड इज़ मोर स्टेबल दैन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड में जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहा है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी एसिडिटी फिनॉल से ज़्यादा हो जाता है। देख लेते हैं एग्जांपल में कैसे इक्विवेलेंट होता है। ये हमारा एसिटिक एसिड है और ये बना एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन एक दूसरे से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे और फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फिर से पहला स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है केवल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे वैरी कर रहा है, ठीक है। और हम अगर फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन। अभी ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, अगले ही स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है sp3 कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं हैं, और यहाँ पे जो एसीटेट आयन में बने हैं ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। सो अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बिकॉज इन it sp2 and sp3 hybridization are present in resonating structure, so it is less acidic than the acetic acid, ठीक है। फिनॉल का जो एसिडिटी है वो एसिटिक एसिड से इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि इसके जो कॉन्जुगेट बेस हैं वो लेस स्टेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन विच नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom and positive charge on the less electronegative atom। इसमें क्या बोल रहा है भाई, डाइपोल तो जनरेट हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट हो गया है तो चार्ज का पोजीशन जो होना चाहिए उस पर भी उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हमने जोड़ दिया, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जोड़ दिया, तो ये एकदम अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है, स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे या पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर जोड़ देते हैं तो वहीं पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेटर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हाइब्रिड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा उस जो हाइब्रिड में हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी हाइब्रिड की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। मतलब जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी में 3 बन रहा है, किसी में 2 बन रहा है, किसी में 5 बन रहा है, किसी में 6 बन रहा है, तो जिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे CH2+ ले लिए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उससे कम यहाँ बनेगा, उससे कम यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने इसी आधार पे दिया हुआ है कि जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, उस हाइब्रिड एटम की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉन्टीन्यूअस कॉन्जुगेशन इज़ मोर स्टेबल देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेशन एक लाइन में होना चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर क्रॉस की बात करते हैं तो अगर हॉरिजॉन्टल जाके जाते वर्टिकल हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें और इसमें हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक कॉन्टीन्यूअस कॉन्जुगेशन है, एक लाइन में हो रहा है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को ब्रेक करने के लिए ये CH2 एक हमारा ग्रुप लगा हुआ है जो कि उस प्लेन से बाहर है। उस प्लेन से बाहर है तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन इज़ मोर स्टेबल देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हमने लिया हुआ यहाँ पे CH2OR एंड CH2O+R। मतलब क्या हुआ, सेकेंड का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि सेकेंड में हमारे जो ऑल ऑक्टेट है, सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, जबकि यहाँ पे क्या है,
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखते हैं R अगर हमारा CH3 जुड़ा हुआ इसका कंप्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है 2 2 4 4 8। अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो 2 2 4 और 2 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इस CH2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं तो CH2 का यहाँ भी कंप्लीट है, इस R का तो कंप्लीट है ही है, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो सेकेंड इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट। सो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, सेकेंड इज मोर स्टेबल दैन द फर्स्ट बिकॉज इन द सेकेंड ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम इज कंप्लीट। तो हम अगर एग्ज़ाम में हमसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है तो हम कहते हैं भाई ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो सेमी है, तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो वहाँ पे हमको सीधे हर एक एटम की ऑक्टेट चेक करनी है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें इनकम्प्लीट होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो इस बेसिस पे हम वहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे ऑर्डर ही पूछता है कि कौन इन जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, और 4 पॉइंट आपके सामने दे देता है, 4 ऑप्शंस, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को हम निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, ये क्या होता है। इन रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड लेंथ डिफर फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से जो हाइब्रिड का बॉन्ड लेंथ होता है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड बॉन्ड लेंथ से अलग होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जांपल देखते हैं इसका हम। बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड लेंथ दिया है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। वहीं पे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो वहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है वो डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा है लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये जो बेंजीन रिंग में बॉन्ड बन रहा है ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है। सो वी कैन से दैट this bond in the benzene is in between the single bond and double bond. That means it having the characteristic of single and double bond both, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। रेजोनेंस की वजह से ही इस बेंजीन रिंग में, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया तो हम देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए, इन तीन का बॉन्ड लेंथ एक होना चाहिए था, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इनका बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्यू टू रेजोनेंस, इसी रेजोनेंस की वजह से जो हमारा 1.39 एंगस्ट्रॉम है, रेजोनेंस की वजह से ही सारे के सारे जो 6 बॉन्ड हैं, ऑल 6 बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग आर इक्वल। सभी के सभी कैसे हैं, इक्वल हो जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इंक्रीजेस द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द विनाइल क्लोराइड। रेजोनेंस की वजह से ही डाइपोल मूवमेंट चेंज हो जाता है विनाइल क्लोराइड में। कैसे होता है, वहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है विनाइल क्लोराइड में, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वहाँ पे पोलैरिटी जनरेट कर देता है। पोलैरिटी जनरेट करने की वजह से वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय रेजोनेंस एनर्जी। तो हम लोगों ने देख लिया रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। तो रेजोनेंस हमेशा क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे? रेजोनेंस एनर्जी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड लेस विल बी द रिएक्टिविटी। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा और वो मॉलिक्यूल उतना ही रिएक्टिव कम होगा, वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, बेंजीन का जो हमारा रेजोनेंस एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी है, नैप्थलीन का हमारा 60 किलो कैलोरी है, और एंथ्रासीन का हमारा 84 किलो कैलोरी है, ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, अब 3 बेंजीन रिंग है। अब निकालते हैं पर बेंजीन रिंग पे हमारा जो एनर्जी है वो कितना आ रहा है। पहले हमारा तो सिंगल पे 36 किलो कैलोरी है, अब यहाँ पे 30 को 2 रिंग में बांटना है तो 30 ईच होगा, और यहाँ पे 28 किलो कैलोरी पर मोल पर रिंग। तो इसकी जो एक रिंग के पास जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ये स्टेबल होगा,
ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी हो गया। अब इन तीनों में बात किया जाए रिएक्टिव ज़्यादा कौन होगा, तो ये रिएक्टिविटी से सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। बेंजीन रिंग कम रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू एंथ्रासिन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंथ्रासिन इन एडिशन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे 84 देख लिया, 60 देख लिया, 36 देख लिया। स्टेबिलिटी ऑर्डर पर रिंग देख लिया हमने, ये देख लिया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिया हुआ एंथ्रासिन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा एडिशन रिएक्शन ऑल्सो भी टेक प्लेस होता है, एडिशन रिएक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे बेंजीन से जिसका रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है। सो अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 रिंग बना हुआ एक ऑक्सीजन है, इसके में थायोफिन के साथ और इस पिरिडीन के साथ, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो इन सभी के सभी में हमारा जो बेंजीन होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे कम किसका है, इसका। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसका रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर लेस विल बी द अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन देयरफॉर वीक बेसिक इन नेचर। किसी भी ग्रुप पे पास लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, रेजोनेंस की वजह से उस रिंग में वो रोटेट होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो प्रोटोनेशन के लिए या डोनेशन के लिए क्या होता है, लेस अवेलेबल होता है, वहाँ पे वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, उस कम होने की वजह से उसका जो नेचर होता है उसकी थोड़ी बेसिक, पहले जब फ्री होता था तो वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता था। अब जैसे ही उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, उसकी जो फ्रीनेस है वो कम हो गया, तो उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है, तो उसका नेचर जो होता है लेस बेसिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया इज़ मोर बेसिक दैन द एनिलीन, एनिलीन इज़ लेस बेसिक, क्योंकि एनिलीन में इस NH3 ग्रुप NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, और कॉन्जुगेशन में होने के साथ साथ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके लोन पेयर क्या होते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, लेस बेसिक हो जाता है। और यहीं अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में यह फ्री है, तो उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेसिक है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कैसे, ऑर्गेनिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर इफ कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, हमारे स्ट्रांग हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जो माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस चार्ज को या प्लस चार्ज को क्या करते हैं, जितना अच्छे से वो पूरे रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो पाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया हुआ है और ये लिया हुआ है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज तो यहाँ पे मान सकते हैं कि है, लेकिन जैसे ही ये विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जा रही है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट शो द पेंटावैलेंसी। नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं शो करता है, इसलिए ये रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं उसकी एसिडिटी को, कि अगर हाइड्रोजन निकल गया तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज है, उस निगेटिव चार्ज को जितने अच्छे से कोई रिंग या कोई रेजोनेंस है किसी मॉलिक्यूल में एलोफेटिक के ऊपर है, तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसका पीछे के प्रीवियस वीडियो में हमने दिया हुआ, तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो जितना ज़्यादा उस चार्ज को वो डिस्पर्स कर लेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे, नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट, उसके बारे में। सो पहला पॉइंट है ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं ये ग्रुप, which direct the electrophile on the ortho and para position is called the ortho para directing group। पहले हम इस पोजीशन की बात करते हैं, ऑर्थो कौन सा पोजीशन होता है, मेटा कौन सा पोजीशन होता है, और पैरा कौन सा पोजीशन होता है।
ये हम एक बेंजीन रिंग बना लिए। यहाँ से मान लेते हैं कोई ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल फिनॉक्साइड आयन। तो इसके रिस्पेक्ट में पहला नंबर ये बगल वाला जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये कैसा हो जाता है? ऑर्थो पोजीशन। और ये पोजीशन जो होता है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 2 4 6 पोजीशन होता है, 2 और 6 होता है हमारा ऑर्थो, 3 और 5 होता है हमारा मेटा, और 4th पोजीशन होता है पैरा। ठीक है, कोई ग्रुप जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है जो भी है उसको कहाँ पे डायरेक्ट करता है कि वो ऑर्थो पे बैठेगा, पैरा पे बैठेगा या मेटा पे बैठेगा। जहाँ पे बैठाएगा उसको वही डायरेक्टिंग ग्रुप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप विच डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर कोई ग्रुप किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे बैठाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। This group increases the electron density or increases the reactivity of benzene rings, so are called as the activating group। चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये अपनी देने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी से वो ग्रुप क्या करते हैं उस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग रिंग, क्योंकि उन्होंने उस रिएक्शन के लिए उस रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। ये ग्रुप कौन कौन से हैं? अमोनिया है, अमीन ग्रुप है, NR2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, NHCO CH3 ग्रुप है, SH ग्रुप है। मतलब जिसके पास भी लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरह के रिंग को एक्टिवेट करेंगे, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। एमीन हमने लिया हुआ है NH2 सॉरी। तो ये क्या करता है, इस अपने जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर को इस रिंग में घुमाता है और इस रिंग में ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो वो इस पोजीशन में बैठेगा या तो वो इस पोजीशन में बैठेगा या तो फिर ये पैरा पोजीशन पे जाके बैठेगा। ठीक, तो ऑर्थो पे बैठता है और पैरा पे बैठता है। सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज इंक्रीज्ड, सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ऑर्थो और पैरा पे ही पहले अटैक करता है, ईजिली अटैक करता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे जाके वो ऑर्थो पे बैठेगा या फिर पैरा पे। इसलिए ये ग्रुप कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ड्यू टू -R ऑफ CHO ग्रुप, एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज लेस बट मोर एट द मेटा पोजीशन। क्योंकि मेटा पोजीशन पे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ना ही घटती है, क्योंकि कोई भी ग्रुप होता है या तो वो ऑर्थो व पैरा पे ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या फिर वहाँ से कम करेगा। जब बढ़ाएगा तो मेटा के रेस्पेक्ट में बढ़ जाता है, जब घटाएगा तो मेटा के रेस्पेक्ट में घट जाता है। इसीलिए है बट मोर एट द मेटा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन, सो ग्रुप which direct the electrophile on meta position are called as the meta directing group। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन ना घटता है ना बढ़ता है, बढ़ता है ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में घटता है किसके रेस्पेक्ट में बढ़ता है, मेटा के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो नेम करते हैं। So these group decreases the electron density in the benzene ring, so are called the deactivating group। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे अनसेचुरेशन होगा या फिर कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर तो नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, सल्फोनिल ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये मेटा पोजीशन पे सिटिंग करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है मेटा के रिस्पेक्ट में। सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजीशन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ये मेटा पोजीशन पर ही जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट और है यहाँ पे।
हैलोजन और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर आसानी से रिंग में डोनेट कर सकते हैं, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और इसीलिए कैसे हो जाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। बट दे आर ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई, चूँकि हैलोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाई होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करते हैं, तो ये माइनस आई से ये रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं और प्लस आर से एक्टिवेट भी करते हैं। जब क्योंकि हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट है मोर इफेक्टिव होता है, इसलिए हम हैलोजेंस को हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर जब पूछा जाता है तो वहाँ पे दोनों इफेक्ट लगाएंगे हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर इफेक्ट does not depend on the distance while the inductive effect depends on the distance। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था तो वहाँ पे हम लोग क्लियरली जाने थे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, जबकि जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये हमारा डिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं डालता। डिस्टेंस बढ़े चाहे घटे, इनका जो इफेक्ट है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, ठीक है। अगर ये एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेटिंग है तो डीएक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल CH2+ एक फिनॉल ग्रुप पर लगा कर हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट एट पैरा ऑर्थो पोजिशन एट पैरा पोजिशन तो बराबर है, लेकिन माइनस आई एट ऑर्थो पोजिशन इज़ ग्रेटर देन द माइनस आई एट पैरा पोजिशन। तो माइनस आई जो हमारा ऑर्थो पे है जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे है तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पैरा क्या है 2 कार्बन के बाद है तो वहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक। ये हमारा ऑर्थो हो गया और ये हमारा पैरा ग्रुप हो जाता है। तो इस तरह से हम वहाँ बोल सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट हर जगह बराबर होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आर इफेक्ट एट मेटा पोजिशन इज कंसिडर्ड जीरो। रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजिशन पे कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है, जो कि मैं पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि मेटा पोजिशन पे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ना ही घटती है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा सेम होता है। घटता और बढ़ता तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है, जो कि मेटा के रेस्पेक्ट में होता है। तो वहाँ पे यही पॉइंट बोला गया इसमें, आर इफेक्ट एट मेटा पोजिशन इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिनॉल ग्रुप लिया हुआ है, तो ये ऑर्थो पे पैरा पे फिर से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पे हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। सिमिलरली अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लेंगे तो ये डीएक्टिवेट केवल ऑर्थो पैरा पे ही डीएक्टिवेट करता है, जबकि नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, चाहे वो प्लस आर इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आर इफेक्ट हो। ये जो भी इफेक्ट डालता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही डालता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाने को एग्जाम में आता है तो यही गड़बड़ी कर देते हैं लोग, मेटा पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखा देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हो जाता है गलत और नंबर हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो भी इफेक्ट पड़ता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए रेजोनेंस में इतना बढ़िया है, इतना पढ़ लेते हैं। आगे वाली वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन प्लस एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंडीशंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अभी आगे जारी रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और आपका जो भी कमेंट है, क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए